क्या हॉर्मूज में युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधी चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि ईरान के आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य नहीं है। ड्रोन गिराए जा रहे हैं, रडार स्टेशन टारगेट पर हैं, मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से दिया जा रहा है। अमेरिकी वॉरशिप ईरान के सबसे रणनीतिक इलाके के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका की नजर अब ईरान के केशम द्वीप पर है, जिसे हॉर्मूज का किला माना जाता है? अगर ऐसा है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। आखिर अमेरिका का अगला प्लान है क्या? क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता की आड़ में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? इस रिपोर्ट से समझिए। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक कचरे की, उस कूड़े की जिसके निस्तारण के लिए, जिसे ठिकाने लगाने के लिए पूरी दुनिया परेशान है। हम बात करें न्यूक्लियर वेस्ट यानी परमाणु कचरे की। यह कचरा दुनिया के हर न्यूक्लियर प्लांट से पैदा होता है। जब किसी न्यूक्लियर प्लांट में बिजली बनती है तो उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट बचता है। इस कचरे से हजारों साल तक रेडिएशन फैल सकता है। इसलिए इस न्यूक्लियर वेस्ट को सही तरीके से ठिकाना लगाना बहुत जरूरी है। और अब इसी वेस्ट को जमीन की अनंत गहराइयों में दफनाने का प्लान फिनलैंड ने तैयार किया है। फिनलैंड की वादियों में हजारों टन न्यूक्लियर वेस्ट के लिए ऐसी कब्रें बनाई जा रही हैं जहां वो करीब 1 लाख साल तक दफन रहेगा। 1950 के दशक से दुनिया न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बना रही है, लेकिन न्यूक्लियर कचरे का स्थायी समाधान किसी भी देश को नहीं सूझा। ज्यादातर देश इसे अस्थायी स्टोरेज पुल या कंटेनर्स में रखते हैं, लेकिन उससे रेडिएशन का खतरा बना रहता है। अब एक अजीब सवाल, अगर 1 लाख साल बाद कोई इंसान यहाँ पहुंच गया तो क्या उसे पता होगा कि नीचे मौत दफन है? क्या वो आज की भाषाएं समझ पाएगा? क्या उसे रेडिएशन शब्द का मतलब पता होगा? न्यूक्लियर वेस्ट को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका के पास हजारों टन स्पेंट फ्यूल है। फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के पास भी न्यूक्लियर वेस्ट का बहुत बड़ा स्टॉक है, लेकिन उसे ठिकाने लगाने की कोई कारगर तकनीक नहीं है। अब बात उस विश्वासघात की जिसने पेंटागन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल दोस्ती की मिसालें तो दुनिया देती रही, लेकिन क्या अब दोस्ती के नाम पर जासूसी की नई इबारत लिखी जा रही है? क्योंकि नेतन्याहू ने जो विश्वासघात किया है उसने ट्रंप को अंदर तक झकझोर दिया। दावा है कि जब अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल ईरान से बातचीत की टेबल पर बैठा था तब कहीं परछाइयों में मोसाद की नजरें भी मौजूद थी। अगर ये सच है तो मामला सिर्फ जासूसी का नहीं, भरोसे की नींव में सुराख का है। आखिर कैसे नेतन्याहू ने किया ट्रंप से विश्वासघात, देखिए इस खास रिपोर्ट में, जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल ने अमेरिका की जासूसी के लिए मोसाद को एक्टिव कर दिया है। ईरान के साथ शांति वार्ता में शामिल प्रतिनिधियों की जासूसी शुरू कर दी है, जिसका मकसद वॉशिंगटन की बातचीत की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। इस बात को लेकर अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA ने पेंटागन को अलर्ट किया है। कहते हैं कि दोस्ती में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती का मतलब अपने हित साधना है, और इजराइल अमेरिका में यही कर रहा है। पेंटागन में मोसाद का जासूसी नेटवर्क एक्टिव हो चुका है और इससे ईरान के साथ संभावित समझौते पर संशय की स्थिति पैदा हो गई। वो हैं ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, पेंटागन पॉलिसी चीफ एल्ब्रिज कॉल्बी और सीनियर डिफेंस अधिकारी माइकल डिमिनो। ये वो 3 चेहरे हैं जो ईरान के साथ शांति वार्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ विश्वासघात क्यों शुरू कर दिया? क्यों ईरान के साथ शांति समझौता नहीं चाहते नेतन्याहू? शांति वार्ता को लेकर इजराइल इतना बेचैन क्यों? नेतन्याहू पर बहुत सारे केस चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो ईरान जंग खत्म नहीं करना चाहते। नेतन्याहू पर रिश्वत, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। युद्ध की वजह से अदालत की सुनवाई कई बार स्थगित हो चुकी। ऐसे में अगर जंग रुकी तो उनके नेतृत्व और सुरक्षा नीतियों की जांच की मांग बढ़ सकती है। गठबंधन के कुछ दल अलग रुख अपना सकते हैं, जिससे सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बाल्टिक सागर के आसमान में कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगा मानो तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही हो, क्योंकि यहाँ के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने रूस बनाम नेटो जंग का सायरन बजा दिया। हालात ये हो गए कि कभी भी आसमान से बारूदी जंग का ब्रॉडकास्ट मॉस्को से लेकर संपूर्ण यूरोप तक हो सकता था। आखिर बाल्टिक के आसमान में कैसे बने महायुद्ध के हालात, देखिए इस खास रिपोर्ट में। Su-35 और राफेल दोनों 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट
Su-35 की अधिकतम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं राफेल की अधिकतम स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटा। Su-35 का बड़ा एयरफ्रेम है, इसलिए ये पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं। वहीं राफेल पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से लैस। Su-35 8 टन पेलोड ले जाने में सक्षम, वहीं राफेल 9.5 टन पेलोड ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी पायलट को लगे कि सामने वाला हमला करने वाला है, तो उसके पास फैसला लेने के लिए केवल कुछ सेकंड होते हैं, और यही कुछ सेकंड इतिहास की दिशा बदल सकते थे। दरअसल फ्रांस नाटो का सदस्य है। ऐसे में अगर फ्रांस के विमान पर हमला होता तो नाटो पर कार्रवाई का दबाव बढ़ जाता, यानी मामला फ्रांस बनाम रूस नहीं रहता, मामला नाटो बनाम रूस बन सकता था। उत्तर कोरिया ने दुनिया को फिर एक ऐसा संदेश दिया जिससे वॉशिंगटन, सियोल और टोक्यो की चिंता बढ़ सकती है। एक तरफ किम जोंग उन मिसाइल फैक्ट्री में पहुंचकर उत्पादन 2.5 गुना बढ़ाने का आदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी सबसे भरोसेमंद और ताकतवर राजनीतिक सहयोगी बहन किम यो जोंग ने यह साफ कर दिया कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2019 के बाद पहली बार प्योंगयांग पहुंचने वाले हैं। तो क्या यह सिर्फ अमेरिका को चुनौती है या फिर चीन को भी एक संदेश? देखिए यह खास रिपोर्ट। न्यूक्लियर हथियार खत्म करने का सवाल ही नहीं, परमाणु हथियार को खत्म करने की बातें अब बेकार। उत्तर कोरिया एक परमाणु शक्ति है और उसका यह दर्जा कभी बदला नहीं जा सकता। यानी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और पश्चिमी देशों की वो मांग जिसमें प्योंगयांग से न्यूक्लियर हथियार छोड़ने को कहा जाता रहा, उसे उत्तर कोरिया ने एक बार फिर खारिज कर दिया। लेकिन सवाल है, आखिर उत्तर कोरिया इतने आत्मविश्वास के साथ दुनिया को चुनौती क्यों दे रहा है? क्या सिर्फ बयानबाजी हो रही है या फिर जमीन पर भी परमाणु और मिसाइल ताकत तेजी से बढ़ रही है? सन की तानाशाह ने परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से बढ़ाने का आदेश दिया है। इसे अमेरिका और उसके सहयोगियों से बढ़ते खतरे का जवाब बताया गया। 3 जून को नए न्यूक्लियर मटेरियल फैक्ट्री का उद्घाटन किया, यूरेनियम संवर्धन क्षमता को सार्वजनिक किया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा परमाणु स्टेटस पर किम की बहन का बयान नहीं, बल्कि इसकी टाइमिंग है। क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है ये सब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया पहुंचने वाले हैं। साउथ चाइना सी में चीन की एक नई हरकत ने समंदर में हलचल मचा दी। फिलीपींस के बेहद करीब सैटेलाइट तस्वीरों में एक रहस्यमयी ढांचा दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अचानक गायब भी हो गया। अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चीन समंदर के बीच क्या नया खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ फिलीपींस ने भी चीन को जवाब देने की तैयारी तेज कर दी। भारत से मिली ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती के बीच साउथ चाइना सी का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या चीन किसी बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी में है? इस रिपोर्ट से समझिए। सवाल उठता है, आखिर चीन क्या बना रहा है? क्या साउथ चाइना सी में कोई नया मिलिट्री बेस तैयार हो रहा है? क्या ड्रैगन किसी बड़े कब्जे की तैयारी में? साउथ चाइना सी के स्कारबोरो शोल में अजीबोगरीब चीज दिखी। सैटेलाइट तस्वीरों में यहां समंदर में तैरता हुआ राफ्ट दिखा, इसके साथ एक लंबा बैरियर भी दिखाई दिया। कुछ दिनों बाद तस्वीरों में यह स्ट्रक्चर पूरी तरह गायब दिखा। सवाल उठने लगे, ऐसा क्या था जो अचानक गायब हो गया? स्कारबोरो शोल को लेकर चीन फिलीपींस में पहले भी विवाद हो चुका है।